स्टार्ट करते हैं। अरे मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? ओके, यस 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 यस, चलिए ठीक है। माइक अलाउ कीजिए। हाँ बेटा, माइक माइक अलाउ कर देता हूँ। चलिए, माइक से अलाउ है आपके। चलिए, हाँ तो भाई स्टार्ट करें अब हमारा लेक्चर। कल हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बेटा, थोड़ा रिकॉर्डिंग का भी ध्यान रखा कीजिए, कई बार अगर नहीं होती है तो बता दिया कीजिए। अभी तो एक हो रही है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। कल हमने जो देखा था, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट अमंग आर पर्सन without any restriction such that all object should be distributed। कल ये हमने देखा था। फॉर्मूला क्या आया था इसका, n+r-1 ये फॉर्मूला आया था इसका कल। ठीक है बेटा, यही तो आया था, हाँ सर। है ना। अब देखिए, यहां से एक कदम आगे चलते हैं। यहां से अब एक कदम आगे चलते हैं, मेरी बात सुनना अब ध्यान से, क्योंकि अब मैं जो बात बता रहा हूं यह कंसेप्ट है। सबसे पहले देखो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में और डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क क्या पड़ेगा, पहले तो इस चीज पर आते हैं। क्योंकि तभी तुम फर्क कर पाओगे कि ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग का ही कहीं ना कहीं एक बदला हुआ रूप है। जैसे मैं बोलता हूं ABC, और मैं बोलता हूं मेरे पास दो लोग हैं, मेरे पास दो लोग हैं, अल्फा और बीटा। चलो ABCD और ले लो। अब ये चार ऑब्जेक्ट तुम्हें दो लोगों में बांटने हैं। तो अब अगर चार ऑब्जेक्ट तुम्हें दो लोगों में बांटने हैं तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप दो दो का डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैं बोलता हूँ कि ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आपने इसको AB दे दिया, इसको CD दे दिया, ये अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्यों? ग्रुप साइज तो सेम है, मगर ग्रुप एलिमेंट जो है वो अलग अलग हो गया। तो या तो ग्रुप साइज सेम हो जाए, या फिर ग्रुप, या तो ग्रुप साइज अलग हो जाए, या फिर ग्रुप एलिमेंट अलग हो जाए। इन दोनों में से अगर एक भी चीज है तो ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो जरूर होगी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में। तो मगर यहां फर्क क्या पड़ता है ना, अब अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ABCD, इस केस में ये और ये दोनों ग्रुप हो गए सेम। ये दोनों ग्रुप जो हो गए वो सेम हो गए अब आपके। अब इस चीज से फर्क क्या पड़ता है ना। चलिए, अब अगली टर्म देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले इसको करने से पहले पहले जेई में, मतलब जो क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, मैंने बहुत देखा है इस तरह के क्वेश्चन। कल भी मैंने क्वेश्चन दिया था, उसको तो हम हमारी रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास टाइम मिल गया। तो मैं कुछ, दिस इज x+y+z=15, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन of this of the equation। हाँ भाई, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का सबसे पहले तो ये देखिए कि नॉन नेगेटिव होता क्या है। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ इंटीजर्स, तो इंटीजर में मेरे पास सब आ जाएगा, प्लस माइनस n, प्लस माइनस नेचुरल नंबर जो भी है ना, सब आ गए मेरे पास। प्लस माइनस नेचुरल नंबर प्लस जीरो, ये सब आ गए मेरे पास। मतलब जीरो के अलावा जो भी नेचुरल नंबर है ना, उनको प्लस में ले लूं माइनस में ले लूं, सब इंटीजर के तहत आ गए। नेचुरल नंबर की बात करूं तो सबको पता है बेटा, ये तो 1 2 3 यही होता है, नेगेटिव वाले पार्ट खत्म हो जाते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव इंटीजर्स,
तो बच्चों को सबको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स मेरे पास, सुनिए ध्यान देना, नेगेटिव इंटीजर्स बोला है मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास जो भी इंटीजर्स होंगे ना, जो भी नेचुरल नंबर है, सब नेगेटिव वाले आ जाएंगे, -n हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इसको आई प्लस या जेड प्लस से भी बोलते हैं, आई माइनस, या फिर कई बार जेड माइनस भी बोलते हैं, इसको आई प्लस या जेड प्लस भी बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये जितने भी नेचुरल नंबर है पॉजिटिव वाले सब आ जाएंगे। अब अगर मैं बोलता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो उसमें पॉजिटिव वाले तो सब आ जाएंगे। बच्चे का मैसेज आया, हाँ, 0+ मतलब बेटा बोले तो होल नंबर, मतलब 0+ पॉजिटिव है, 0+n मतलब 0+n, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 0+-n, मतलब 0 के अलावा जो जो भी नेगेटिव n है ना, सब आ जाएंगे। ये होता है भैया फर्क तो, है ना। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब वो बात कर रहा है आपके, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो बेटा इसका मतलब क्या है, कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाए, इस बात का मतलब क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए, इस बात का मतलब क्या है, रिप्लाई कीजिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, अब इस बात का मतलब क्या सर है? एक्स वाई जेड के ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, सिर्फ और जीरो से लेकर हाँ और जीरो मतलब पॉजिटिव हाँ इंटीजर। मतलब बेटा कुल मिला के बात तो यही है ना कि XYZ जो है, मतलब मीन्स x कॉमा y कॉमा z शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो मतलब है ना यही तो मतलब है तुम्हारा कहने का, है ना। हाँ, एंड XYZ ऑब्वियसली, इतना तो खैर ऑब्वियसली बात है, अब इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो इंटीजर तो होंगे ही। बच्चे का मैसेज आया, अरे बोलो भाई, यही तो हाँ मतलब है ना। अब इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये मेरे पास 3 लोग हैं, XYZ, इनमें मेरे को 50 एलिमेंट जो है आइडेंटिकल, वो बांट। अब देखो, मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये एक एक के 50 कॉइन है, सारे आइडेंटिकल है, तो जितने तरीके से मैं इनको एक एक के 50 कॉइन बांट सकता हूं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, वही मेरे पास टोटल सॉल्यूशन हो जाएंगे, x+y+z = 50 है। या फिर सीरीज बना लो, उससे भी वही आएगा, एक्स की सीरीज बनाओ, वाई की सीरीज बनाओ, मगर एक्स की सीरीज में और वाई की सीरीज में, जेड की सीरीज में वेरिएबल सेम ही रहेगा, मतलब x⁻0 अप टू दी x⁻50 इंटू x⁻0 अप टू x⁻50 एंड x⁻0 x⁻50, ये आपके पास 3 बार ही जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को। हाँ सर। इसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वही बेटा n+r−1 CR−1। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 50 + 3 - 1 C3−1, तो ये तुम्हारे पास 52 C2 हो गया, 52 C2 हो जाएगा ना, 52 C2। हाँ सर। चलिए, अब इसके आगे एक दूसरी चीज, ये कुछ वो क्वेश्चन है जो आते रहते हैं कई बार, है ना, मतलब आपके जो जेई में तो ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसी चीजें तो नहीं आएंगी जेई में पूछने के लिए, उसके पास बहुत सारा स्कोप रहता है, मगर जो दूसरे कोई छोटे छोटे एग्जाम्स है ना, उनमें ये चीजें पूछी जाती है घुमा घुमा के, तो कहीं पूछ लिया जाए तो इसलिए मैंने बता दिया। असली कंसेप्ट ये नहीं था आज का, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना आज के लिए, वो ये है आपके पास में अगला, टोटल नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग an identical object
object such that an identical object among our person such that each person have at least one object. अब यहां पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या है ना बेटा कि यहाँ पे अच्छा ये होता कितना है पहले तो मैं लिख देता हूं, तो कि फॉर्मूला तो हमको याद n-1 CR-1 ये होता है। अब देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ से पहले पहले तो तुम ये समझो कि आपके पास में R पर्सन है, लाइक पर्सन 1 प्लस पर्सन 2 प्लस पर्सन 3 प्लस पर्सन 4 प्लस पर्सन R इक्वल टू, है ना, आपको n ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इसमें। अब यहां पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि सबको कम से कम एक तो मिलना चाहिए। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बताइए, कैसे करें? हेलो सर। हाँ बोलो, कंस्ट्रेंट हमारे बोलो इसका। पास एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उनमें से सबको एक एक हम पहले बांट देंगे। शाबाश शाबाश। और फर्स्ट फिर वो एटलीस्ट वाली कंडीशन है ना, वो फिल कर दो। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट एग्जैक्टली वन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू all person. Now rest object distribute, शाबाश, without any restriction। यही है ना, मतलब पहले तो क्या है ना, उन सबकी जेब में लेकर के एक 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 ऑब्जेक्ट तो रख के आ जाओ उन सबकी जेब में। अब जब सबके पास में एक एक ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है, अब जितने तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट बच जाएंगे उसको विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मतलब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, इससे फिर से बांट दो। अब तो कुछ भी, अब तो क्या है भाई, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि किसी को कुछ मिले तो भी ठीक है, किसी को कुछ ना मिले तो भी ठीक है। तो बाकी के ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन बढ़ गए, तो जो उनकी जो नेसेसरी, जो मिनिमम नेसेसरी कंडीशन थी वो तो फुलफिल हो गई ना, सबके पास एक एक ऑब्जेक्ट तो पहुंच चुका है ना। समझ में आई नहीं आई बात? हाँ सर। अब बताओ ये काम कितने तरीके से करेगा, इसका कंस्ट्रेंट बनाओ, मतलब कंस्ट्रेंट क्या है इसका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलो अब क्या होगा, कैसे होगा ये काम? सर हम हर एक को एक एक बांटने का काम एक ही तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले और सुनो सुनो, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से मुझे पहले आर ऑब्जेक्ट छांटने पड़ेंगे। आर ऑब्जेक्ट तो छांटोगे सबसे पहले, कि हाँ बिना सर। के बिना ही छाटे रखे आओगे? तो पहले आर ऑब्जेक्ट छांटने के एनसीआर तरीके हो गए। अब मेरे पास आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में आ चुके हैं, मेरे पास ध्यान, आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एन में से एनसीआर तरीके से निकाल दिए। अब इनको कंसर्न पर्सन की जेब में रखने के फैक्टोरियल आर तरीके हो गए। अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे? मेरे पास एन थे बेटा, R-1 तो वैसे ही कम हो गए। अब इनको आर तो कम हो गए, तो जब आर कम हो गए तो अब मेरे पास रेस्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं, सॉरी n-r मेरे पास रेस्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनको विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन बांटने के कितने तरीके होंगे, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन बांटने के कितने तरीके होंगे? हेलो सर। हाँ बोलो। आपने एनसीआर लिखा है ना, हाँ तो उसमें वो आइडेंटिकल है तो हम कैसी भी तरह से छाट सकते हैं ना उनको। हाँ, तो क्या गलती क्या है इसमें, गलती क्या है इसमें, क्या आना चाहिए फिर एनसीआर की जगह? एनसीआर में क्या, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एन जो है आपका वो ग्रेटर देन आर होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, तभी तो एक एक आएगा। जब ऑब्जेक्ट आपके पास मान के चलो 3 है और बंदे तुम्हारे पास 50 हैं, तो एक कम से कम सबको मिलना चाहिए, वो कंडीशन तो पैदा ही नहीं हुई ना फिर यहाँ पे, है ना। यहाँ पर ऑब्वियस है कि एन आपका ग्रेटर देन आर है, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे, रिप्लाई करो। एन में से आर ऑब्जेक्ट छांटने के कितने तरीके होंगे फिर? गलत तो मैंने जानबूझ के लिखा है, देखे ना कितने बच्चों की नींद खुली है या नहीं खुली है अभी तक। शाबाश। अब ये बताओ, ये गलत तो लिखा है मैंने, अब सही क्या होगा यहाँ पे ये बताओ।
नहीं पता, नहीं पता। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट छांटने के कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट छांटने के कितने तरीके होते हैं? मैसेज आया किसी का? अरे एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से कितने भी छांट लो, सबका एक ही तरीका होता है। तो वो जो एनसीआर है ना, उसकी जगह भी वन आएगा। और सब सारे ही आइडेंटिकल है तो उनका फैक्टोरियल भी वन ही होगा। तो छांटने का जो तरीका है ना, सेलेक्ट करने का एक तरीका, उनको परम्यूट भी नहीं कर सकते, वो भी तरीका एक ही होगा। इसके अलावा अब तुम्हारे पास एन माइनस आर ऑब्जेक्ट है। अब ये तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें तुम फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, कौन सा वाला? जो पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो अब मेरे पास एन क्या है? ये है मेरे पास। अब इनका विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है? ये है, तो ये रख दीजिए अब यहाँ पे। तो एन माइनस आर प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन कितना आ गया? एन माइनस वन सी आर माइनस वन। आ गया ना? आ गया ना? हाँ सर। ये है आपका फॉर्मूला। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? पहले तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ जाता है बदल के। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50। फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल, सॉरी, इंटीग्रल सॉल्यूशन। बस यही फर्क होता है दोनों के बोलने में। अगर कोई बोल देगा ना पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब सर सिर्फ हमने एन के प्लेस पे एन माइनस आर ऑब्जेक्ट कर दिया फॉर्मूले में, बस बेटा। और क्या करेंगे? यही तो करेंगे। यस, यही करा है, यही करा है और वही करना पड़ेगा भाई। जब एक एक ऑब्जेक्ट सबको बढ़ चुका है तो एक एक तो सबकी जेब में जा चुका है ना। टोटल ऑब्जेक्ट कितने रह गए? एन माइनस आर ही तो रह गए। तो फॉर्मूला लगा दिया तुमने उसका, है ना? चलिए, अब ये आता है आपके पास फाइन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये ग्रेटर देन जीरो होंगे और इंटीग्रल होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब ये पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मतलब सबको कम से कम एक तो मिलना चाहिए। मतलब कोई भी जीरो नहीं हो सकता, एक का कंट्रीब्यूशन तो सबकी तरफ से होगा। तो 50 ऑब्जेक्ट आपको तीन लोगों में बांटने हैं, सबको कम से कम एक तो मिलना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? एन माइनस वन सी आर माइनस वन। बोले तो 50 माइनस एक सी, 3 - 1, तो ये तुम्हारे पास 49C2 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और यही होते हैं तुम्हारे एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को बांटना, यही तुम्हारे पास होता है फ्रिक्शियस पार्टीशन। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था, असासिनेशन, असासिनेशन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट when order of vowels is same। ऑर्डर ऑफ वोवल इज सेम। तो उस समय जब अपन ने ये क्वेश्चन किया था, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे याद दिला देना। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी याद दिलाने की, मुझे याद रह गया, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन मुझे याद रह ही जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन। तो क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हुई है। बेटा हमारे पास ए पड़ा हुआ है 2 बार, एस की तो बात क्या करें तो 4 बार पड़ा हुआ है। नहीं, ए 3 पड़े हुए हैं हमारे पास ना, ए 3 पड़े हुए हैं। एस हमारे पास 4 पड़े हुए हैं। आई हमारे पास 2 पड़ा हुआ है ना? और क्या है? ए आ गया, आई आ गया, ओ हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, और बस ये वोवल ये आ गए, आई 2 पड़े हुए हैं और ओ आ गया। ठीक है, बाकी हमारे पास एस 4 बार आ गया, एन मेरे पास 2 पड़े हुए हैं और टी मेरे पास 1 पड़ा हुआ है। अब मेरे पास, मैं वोवल काउंट कर लेता हूँ बेटा। वोवल मेरे पास कितने हैं? वोवल है मेरे पास, ये मेरे पास वोवल पड़े इधर से,
एक मिनट, यस, इधर से मेरे पास 3 वोवल्स हैं और इधर से मेरे पास ये 1 है और इधर से ये मेरे पास 2 है, तो ये तो मेरे पास वोवल्स है। तो टोटल वोवल्स कितने हैं मेरे पास? वोवल्स है मेरे पास 3, 2, 5, 1, 6 वोवल्स है बेटा मेरे पास। बाकी के बचे कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? ये रहे मेरे पास कॉन्सोनेंट, ये रहे मेरे पास कॉन्सोनेंट्स और ये है मेरे पास कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? कॉन्सोनेंट कितने हैं? 4 + 2 + 1, जो 4, 2, 6, 1, 7 है ना। अब आ जाओ भैया, कोई भी लाइन पे आओ, जल्दी आओ लाइन पे, लाइन पर आओ, लाइन पर आओ। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल सेम होना चाहिए, है ना, मतलब हाँ, ऑर्डर ऑफ वोवल जो है, रिलेटिव नहीं बोला सॉरी उसने, ऑर्डर, रिलेटिव और ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर तो अलग हो जाता है। आइए कोई लाइन पे आइए, लाइन पे आओ यार, क्या हाँ कर सर। रहे हो? हाँ सिद्धेश, कैसे किया था इस क्वेश्चन को हमने पहले? हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया था? कितने कितने वो क्वेश्चन चाहिए बेटा? 6 6 12 बेटा, 13 चाहिए, तो सबसे पहले 13 सीट बना दी थी। हाँ सर। बेटा 13 सीट बन गई। अब क्या किया था फिर उसके बाद हमने? बच्चे का मैसेज आया था, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ सर वो सर। वोवल्स को भरा। वोवल्स को भरा था, तो वोवल्स भरने के कितने तरीके होंगे सर? वोवल्स भरने के कितने तरीके हो गए थे? 13 में से 6 को छांट लिया तो बेटा 13 सी 6 तरीके से वोवल को बैठा दिया था। बाकी की जितनी लोकेशन थी, तो 13 सी 6 तरीके पे ये कैसे भी आ जाएंगे। अरे सिद्धेश जवाब दो। हाँ सर। 13 सी 6 तरह पर ये कैसे भी आ जाएंगे। अब देखो कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, ये वो कंसेप्ट अब मैं सिखा रहा हूं तुमको, जो कई बार तुम लोग मेरे से पूछ चुके हो, पर मैं हर बार टाल देता हूं उसको, है ना। आज जाकर के वो वक्त आ गया है, आज आपको वो चीज बताने का वक्त आ गया है, पिक्चर की भाषा में बोला जाए तो। खैर, तो सिद्धेश बेटा, 6 वोवल को बिठाने के तरीके होंगे, तो 6 वोवल जैसे तुम 13 C 6 करोगे, इनमें से 6 लोकेशन पे जाकर के ये बैठ जाएंगे। फिर क्या किया था हमने? फैक्टोरियल 6 किया था क्या? उनको परम्यूट आपस में नचाया था इनको, नहीं नचाया, नहीं नचाया था, मतलब इनका म्यूचुअल इंट्रा परम्यूटेशन किया था या नहीं किया था? हाँ सर, ऑर्डर सेम रहना चाहिए इसलिए क्या नहीं। इसलिए किया था, नहीं किया था। इसलिए नहीं नहीं किया किया था था। सर। 13 से 6 करके, बाकी अब 7 लोकेशन है, 7 लोकेशन पे ये तुम्हारे 7 कॉन्सोनेंट है, वो जाकर के बैठ जाएंगे। तो 7 लोकेशन पे 7 कॉन्सोनेंट बिठाने का तरीका कितना था? फैक्टोरियल 7 अपॉन, इनमें तो इंट्रा परम्यूटेशन हो ही सकता है ना, तो ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 3, और कितना था बेटा? 4 ये आ गए, ये 2 आ गए, और फैक्टोरियल 1 उसके 2, तो ये आंसर आया था तुम्हारा। सिद्धेश यही आया था ना बेटा आंसर? फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 36। और वो फैक्टोरियल 2 नीचे। कौन सा बेटा फैक्टोरियल 2? अच्छा आई, कौन सा फैक्टोरियल 2 की बात कर रहे हो? फैक्टोरियल 4 दे तो दिया। अरे 4 के 2 बटा हटा दिए। अच्छा एन का, अच्छा अच्छा एन का 2 2 है सर। हाँ चलो, यही था मतलब 2। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ। अब देखो बेटा, इसी का ही दूसरा तरीका फिक्शियस पार्टीशन से। फिक्शियस पार्टीशन यही होता है, मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का यही होता है फ्रिक्शियस पार्टीशन आपका, है ना। मतलब डिफरेंट का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, पर ये चीज आती है फिक्शियस पार्टीशंस के ही अंडर में। तो अब देखो इसका दूसरा तरीका, मैं पहले लिख लेता हूं मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। ए मेरे पास 3 पड़ा हुआ है, आई मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, और ओ मेरे पास 1 पड़ा हुआ था, ठीक है ना। एस मेरे पास 4 पड़े हुए थे, एन मेरे पास 2 पड़ा हुआ था, और टी मेरे पास 1 पड़ा हुआ था। यही है ना, यही है ना मेरे पास। चलिए, उस समय मैंने कंस्ट्रेंट बोला था इसका, कि ये कर दो डिस्ट्रीब्यूशन से। वो कंस्ट्रेंट कितनों को याद है? जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। उस समय मैंने फ्रिक्शियस पार्टीशन के बेस पे कंस्ट्रेंट बोला था कि ये कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, तो वो कंस्ट्रेंट कितनों को याद है? मैं सिर्फ कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूं, वो कंस्ट्रेंट कितनों को याद है? वो कंस्ट्रेंट कितनों को याद है? रिप्लाई कीजिए। वो कंस्ट्रेंट कितनों को याद है? नहीं याद है। चलो बेटा इधर देखो, आ जाओ कोई भी बच्चा लाइन पे आओ, कोई बच्चा लाइन पे आ जाओ, आ जाओ भाई।
फ्रिक्शियस। अरे कोई बच्चा लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ सर। मेरे पास कितने वोवल्स हैं ये बताओ, कितने वोवल्स हैं? 6। 6। मैं मान के चलता हूँ ये जो सारे वोवल्स हैं इनको मैंने, अब ये बोल रहा है इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इनका जो ऑर्डर है ना, इनका ऑर्डर आने का क्या है, ए आया था 3 बार लगातार, अस्सा, यहाँ तक तो ये आ गए आपके पास में, 3 बार ए आ गया है ना, नहीं 2 बार ए आया था, 1 बार आई, और फिर आपके पास ए, फिर आई, फिर O। तो इनका बेटा जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, उसने ही तो बोला ना, तो पहले मैंने इसका ऑर्डर तो लिख दिया, अस्सा सी ने आ, ओ। यही ऑर्डर है इसका विघ्नेश बेटा, ऑर्डर तो यही है ना भैया हाँ ऑर्डर। सर। अब वो कह रहा है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी के जो नंबर हैं हमारे पास, बाकी के तुम्हारे पास कितने नंबर है, 7 नंबर है, 7 कॉन्सोनेंट है। उन 7 कॉन्सोनेंट के लिए मेरे पास कितनी पोजीशन है, तुम ये बताओ, कितनी पोजीशन है? अच्छा, इनको लिखने का एक ही तरीका होगा, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, तो इनको ऐसे लिखने का तो ये एक ही तरीका है, मतलब इनको ऐसे बिठाने का एक ही तरीका है, बोलो। हाँ सर। अब ये मेरे पास कितने हैं, 6 ऑब्जेक्ट हैं, और 6 के बीच में ऑब्वियसली 7 प्लेस बनेंगे, ये 7 प्लेसेस हैं। इन 7 प्लेस पर 7 लोगों को बिठाने का तरीका जो है, मतलब इन 7 गैप में 7 लोग बिठाने हैं, उनके ऊपर कंडीशन क्या लगेगी फ्रिक्शियस पार्टीशन से? किसी भी गैप को कुछ भी मिल सकता है, या किसी भी गैप में कम से कम एक तो बैठना चाहिए, बताओ। टोटल तरीके, है ना। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब तुमने 6 के 6 वोवल्स को बिठा दिया, अब तुम गैप में कितने भी तरीके से ऑब्जेक्ट को बिठा सकते हो, तो वो ऑब्जेक्ट को जितने भी तरीके से तुम, अभी तो तुमने तुमने सिर्फ सीट बनानी है। फ्रिक्शियस पार्टीशन आपको क्या चीज प्रोवाइड कराता, तुम सीट बना रहे हो इनके बीच में, तो तुम इनके बीच में सीट मतलब बिठा रहे हो, केवल इनको तुम एज एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेकर के चलो। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेना का मतलब क्या हो गया ना, तुम इनके बीच में सीट बना रहे हो, इनके बीच में तुम कितने भी बिठा सकते हो सकता है कि मैं चारों के चारों मतलब सातों के सातों को यहाँ बिठा दूं तो भी ये एक स्पेलिंग बन जाएगी, हो सकता है कि मैं सारे के सारों को यहीं बिठा, या हो सकता है मैं एक को यहाँ बिठाऊं, एक को यहाँ बिठाऊं, बाकी सबको यहाँ बिठा दूं। तो अब तो कॉन्सोनेंट को मैं जितने तरीके से बिठा सकता हूं, उतने ही तरीके उनके बैठने के, उतने ही तरीकों से एक स्पेलिंग खड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ बिठाने की बात कर रहा हूं अभी, सीट बनाने की। बोलिए, रिप्लाई हाँ कीजिए। सर, तो बस 7 सीट है और 7 लोग हैं। हाँ 7 लोग हैं, और 7, इसी तो कहीं भी कुछ भी बिठाओ ना भाई। असासिनेशन की बात अगर करें तो ये, 6 होगा क्या सर? तो अ, अभी 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 बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अगर असासिनेशन की बेटा बात करें तो असासिन वो जिस तरीके से डिमांड कर रहा है, उसमें तो एक ये भी स्पेलिंग है ना, AIAIO, और यहाँ दोनों एन आ जाए और टी आ जाए, ये भी वर्ड उसमें काउंट हो रहा है नहीं हो रहा है, जिस तरीके का वो वर्ड डिमांड कर रहा है ये भी उसके अकॉर्डिंग तो आ ही रहा है। इसमें हमने क्या किया, 6 के 6 लोग को बिठाया, इस गैप में 4 को बिठा दिया, बाकी के 3 इधर बिठा दिए। तो ये काम, अब बाकी के लोगों को बिठाने का काम तो मैं कैसे भी कर सकता हूं ना। बाकी के लोग, अब जो 7 लोग हैं, इन 7 गैप में 7 लोगों को बिठाना है, तो इस 7 लोग गैप में 7 लोगों को बिठाने का काम तो मैं कैसे भी कर सकता हूं। पहले इस बात को रिप्लाई दीजिए। नाउ, नाउ अरेंज 7 consonant among 7 gaps। हाँ भाई विघ्नेश, ओ विघ्नेश, तुम ही आए थे लाइन पे। हाँ सर। इस बात का जवाब दो कि 7 गैप में 7 कॉन्सोनेंट को बिठाने का जो तरीका है वो कुछ भी हो सकता है, या फिर इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाओ सर, कि नहीं सर एक एक तो सबके पास आना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर नहीं एक एक सर। है ना, तो 7 गैप में तो मतलब अभी तुमने क्या करा है, केवल 7 सीटें बनाई हैं अभी, है ना। तो आप देखिए, अब इनको बिठाने का तरीके की बात करूं, तो सबसे पहले तो तुम्हें सीट बनानी पड़ेगी। तो अब तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट, ये मॉडलिंग ये हो गई ना, 7 ऑब्जेक्ट, मतलब अभी सीट बना रहे हो केवल, फर्स्ट
सीट बनाई है, मतलब उनके लिए कुर्सियां लगा दीजिए पहले तो जाकर के। तो कुर्सियां लगाना है तो कुर्सियां सारी एक जैसी होंगी, उनकी सीट सब एक जैसी होंगी, तो उनके लिए 7 गैप में 7 सीट लगानी है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो वो यही तो हो गया ना, 7 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट are to distribute among 7 person। यही तो बात हो गई वो। भाई मैंने क्या बोला, 7 गैप में तुम्हें 7 सीट बनानी है, मैंने बोला सिर्फ सीट बनानी है। तो सीट अगर बनानी है तो इसका मतलब तुम्हें क्या रखना है, तुम्हें कुर्सियां रखनी है। अब सीट तो सारी एक ही जैसी होंगी। भाई मैं बोलता हूं कि मुझे एक गैप में, इन गैप में मुझे 4 सीट बनानी है, तो 4 सीट बनाने का एक तो ये तरीका हो गया, या फिर हो सकता है चारों सीट में यही बना दूं। तो ये सीट, ये लोकेशन तो सब एक ही जैसी है ना, लोकेशन तो नंबरिंग बाद में करेंगे इनके ऊपर, अभी हाँ लोकेशन बनाई है, सिर्फ नंबरिंग बाद में करेंगे, अभी नंबरिंग नहीं करी है मैंने, है ना। देखो ऐसी चीजें है ना, ये इनमें दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो अभी सिर्फ तुमने लोकेशन बनाई है, तो लोकेशन बनाने के बेटा कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ पे। अब बताइए, लोकेशन बनाना तो 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आपको 7 गैप में बनना है। तो वन सी सेवन माइनस वन हाँ, का ना। n+r-1 cr-1, तो ऑब्जेक्ट कितने, वो भी 7 है, और पर्सन कितने, वो भी बना, तो 7 + 7-1 c7-1। ठीक है बेटा, ये आ गया। हाँ अब अभी तक क्या काम हो चुका है, अभी तक आपने 6 के 6 वोवल्स को लाइन में बिठा दिया, जिसका एक ही तरीका है। उनके बीच में 7 गैप में तुमने 7 सीट बना दिया। ये सीट बनाने के इतने तरीके हो गए, मतलब अब ये इतना काम हो चुका है कि तुमने 3A 2I और मतलब AA IA IO इनके बीच में तुमने 7 ऑब्जेक्ट बिठा दिए हैं, बिठा दिए हैं। अभी तक सिर्फ तुमने 7 ऑब्जेक्ट, इनकी सीट तो बना दी है ना। हाँ सर। अब इन सीट पे ये आपस में तो इंट्रा परम्यूट होकर के तो बैठ ही सकते हैं। हाँ सर। तो अब हमारे पास क्या है, नाउ परम्यूट ऑल 7 consonant among their seats। अब ये काम कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल 7/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, यही तो है परम्यूटेशन। हाँ सर। तो अब हमारे कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग बेटा ये भी हो जाए, मतलब ये जो बिठाया गया है ना, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और ये भी हो जाए, तो इनमें एंड आएगा या और का आ जाए, और ऑब्जेक्ट आए, और ऑपरेशन आएगा, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, एंड या और मतलब एंड ही सर है, वो एंड आएगा। एंड आएगा, जाहिर सी बात है बेटा, एंड आएगा, इतना सोचना तो चाहिए ही नहीं ना। तो जब एंड आएगा तो इनको इस तरीके से सीक्वेंस में बिठाने का बेटा एक तरीका, फ्रिक्शियस पार्टीशन करने का एक ही तरीका, तो कितना है वो 13C6 हो गया। और इनको परम्यूटेशन से बिठाने का फैक्टोरियल 7/4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। हाँ भाई रिद्धेश, सिद्धेश सॉरी, ओ सिद्धेश, हाँ सर। ये आंसर देख रहे हो, हाँ सर। ये आंसर देख रहे हो, हाँ सर। सेम है या नहीं है। हाँ सर सेम है। तो ये है दूसरा तरीका फ्रिक्शियस पार्टीशन से क्वेश्चंस को करने का। समझ में आया, ये है फ्रिक्शियस पार्टीशन से क्वेश्चन करने का, मतलब गैप के बीच में आपको देखो, मैं हर चीज यहाँ पर ये परम्यूटेशन, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर बच्चे का खुद का दिमाग जो होता है ना, आईक्यू, वो एडवांस होना चाहिए। बेटा ये पार्ट ऐसा है कि मैं सारी चीजें, इसमें चीज आती है फील करने की, फील कितना अच्छे तरीके, हो सकता है कोई बच्चा मुझसे भी अच्छा कंस्टेंट बना दे यहाँ पे, हो सकता है, और इतने सालों में एक आध बार हुआ भी है, और कोई गलत बात नहीं है वो होना, उसमें मेरी कमी नहीं, उसमें बच्चे का एडवांसमेंट देखने को मिलता है। तो ये तरीके हैं इस क्वेश्चंस को करने के। अब ये तरीके मैं क्या आपको आइडिया दे सकता हूं, मगर एग्जैक्ट चीजें कि इसको मैं बताई दूं, अब ये चीज आपको क्लिक करनी चाहिए कि कब जो है क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा, कब जो है वो क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको कल दिया था, वो क्वेश्चन ऑब्वियसली हम लोग हमारी रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो
और मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं इस तरीके के कंसेप्ट पर बेस्ड। 5 मिनट और है हमारे पास। एग्जाम्पल, there are there are 12 persons are to be sit around the table। अब अराउंड द टेबल बोल दिया ना, इसका मतलब टेबल राउंड टेबल ही है। अराउंड द राउंड टेबल ही लिख लो, चलो राउंड टेबल, अराउंड द राउंड टेबल, such that 3 special person such that 3 special person may only sit at first 7th first 7th and 13th लोकेशन। है ना, देयर आर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, देयर आर। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज। हाँ भैया, अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास ना एक राउंड टेबल है, ये मान लो तुम्हारे पास एक राउंड टेबल हो गई। अब इस राउंड टेबल पे तुमको 12 लोगों को बिठाना है, मान के चलो अपनी क्लास के 12 बच्चे ही हैं। अब इसमें से ये विघ्नेश, सिद्धेश और ये रोहित है, वो ये जिद पे पकड़ जाए, नहीं सर मैं तो पहली 7वीं और 13वीं लोकेशन पे ही बैठेंगे हम तो, है ना। अब इनके कितने तरीके होंगे बताओ। मतलब इनको तो पहली हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। मतलब टोटल सीटें कितनी हैं और पर्सन कितने हैं? राउंड टेबल पर बैठना है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सीट सर नहीं है मतलब तुम्हारे आपने पास, सीट 12 तुम्हें बनानी है। लिए हैं। सीट अच्छा, सीट मैंने 12 लिए हैं क्या? तो इसको बेटा 11 करो फिर ना, इसको 11 भी नहीं 10 करो, मतलब गलती से लिख दिया वो मैंने ना। अब ठीक है, उस समय भी मैंने कहा था कि राउंड टेबल पर बैठना इसका मतलब ये नहीं है कि सीट तुम्हारे पास कुर्सियां लगी है, गोल कुर्सियों पे तुमको बिठाना, नहीं, तुम्हें गोले में अरेंज करना है। इसीलिए उस वक्त मैंने कहा था, उस समय सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि सर ये क्या फालतू की बातें कर रहे हैं, हमने कब कहा कि कुर्सियां लगी हुई हमको चाहिए। मगर ये चीजें आपके कंस्ट्रेंट में जाकर के जो है वो हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। राउंड में बिठाना है, वहां कुर्सियां नहीं लगी है, तुम्हें बिठाना है, लोकेशन भी तुम्हें बनानी है, रेफरेंस पॉइंट भी तुम ही बनाओगे। बोलो। सर वो 13th लोकेशन से कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए मैंने पूछा। हाँ चलिए, अब बोलो, चलो बोलो बेटा, अरे बोलो भाई। सर हम पहले मतलब एक रेफरेंस लेंगे इनका। देखो रेफरेंस लेने का अब देखो मतलब क्या है, तुम्हारे पास जो बंदे 3 तो तुम्हारे पास स्पेशल है ना, और 9 तुम्हारे पास बाकी के लोग हैं। ये 9 + 3 मिलकर के ही तुम्हारे पास 13 हो रहे हैं। अब रेफरेंस पॉइंट तुम इधर से ले रहे हो या रेफरेंस पॉइंट इधर से ले रहे हो, इसका कंस्ट्रेंट में फर्क पड़ जाएगा, भयंकर वाला। स्पेशल वाले से लेंगे। स्पेशल वाले में से ही लेना, और ऐसा नहीं है हमेशा, ये ऐसा नहीं है कि सर आपने पहला बोला, अगर मैं या दूसरा भी बोलता ना तो भी तुम्हें स्पेशल वाले से ही लेनी है। बच्चे का मैसेज आया, 3 वाले से, 3 वाले में से लेने का ये मतलब नहीं है सर आपने पहली लोकेशन फिक्स करी है 30 स्पेशल से, नहीं। अगर मैं यहाँ 5 भी लिख देता ना तब भी तुम जो है वो स्पेशल वाले से ही लोगे। मतलब स्पेशल वाले में से उठा करके 5 फिक्स कर दो वहां पे। चलो जैसे मैं मान के चलो बेटा मैंने 3 ही लिया है, चलो मैंने 3 लिया ही है, तो स्पेशल वाले में से उठा करके इसको बिठाओ और यहां पर 3 लिख दो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ सर। है ना। कभी भी ये गलती मत कर देना सर इधर से उठा करके 1 पहले लिख देंगे, नहीं, उससे फर्क पड़ जाएगा बुरा वाला। मैं तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन सही करने का, है ना। मैं यहां पर 1 नहीं, मैं 3rd लिख रहा हूं। तो आपने स्पेशल में से एक बुलाया और एक बुला करके यहां पर उसको बिठाया और यहां पे 3 लिख दिया आपने।
भैया आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना है। अब रेफरेंस पॉइंट जरूरी नहीं है 1 से ही बने, काउंटिंग करनी है। रेफरेंस पॉइंट ये जरूरी नहीं है 1 से ही बने, हमने तो 3 से बना दिया। क्या करोगे लो, कर लो अब तुम्हें करना है, बाकी के 1 पीछे आ जाएगा उससे। भाई रेफरेंस पॉइंट बनाने का मतलब होता है कि आपने काउंटिंग स्टार्ट करना है, या फिर काउंटिंग को जो रखना आपने स्टार्ट कर दिया। तो मैं 3 यहां पर रखूंगा तो एक अपने आप, भाई मैं अगर 3 को फिक्स कर दूंगा तो एक भी फिक्स हो ही तो गया ना। एक कहाँ होगा, इसके जस्ट पीछे 2 नंबर पीछे एक हो जाएगा। भाई मैंने 3 को फिक्स कर दिया तो एक को भी फिक्स कर दिया। टाइम इज ओवर हाँ सर जी, सर। है ना। चलिए सर केवल 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। तो बेटा जैसे ही 3 को तुमने फिक्स किया, अब यहाँ 3 फिक्स हो गया। अब आप मुझे बताइए, इसके जैसे ही मैं इसको फिक्स करता हूं, इसके बाद जैसे ही मैं बिठाऊंगा यहाँ पे, ये 7वीं लोकेशन भी फिक्स है। मतलब बोले तो 4 5 6, 7वीं लोकेशन भी फिक्स हो गई, है ना। हाँ सर। इसको भरने का एक ही तरीका होगा, 3 में से एक को बिठाने का। अच्छा सर अलग अलग, अभी एक ही जिस तरीके से हमको चलना है हम वैसे ही करेंगे, है ना। तो ये आपके पास 3 4 7 8 9 बच्चे, सर का ये मैसेज। बेटा इसको ना क्लास के बाद, मतलब अपनी रेगुलर क्लास में देखेंगे। बेलेकर सर का 3 बार मैसेज आएगा बेटा, मैं अभी चलता हूँ, ठीक है। इसको हाँ क्लास में सर। देखेंगे ना ओके सर। सर। सर ने 3 बार मैसेज कर दिया मुझे, मैं अभी चलता हूँ।